नमस्कार दोस्तों, आज की सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट द कशिंग सिंड्रोम। ध्यान से देखिएगा, स्किप मत करना बिल्कुल भी। तो ये जो कशिंग सिंड्रोम है, ये कौन सा डिजॉर्डर है? सो दिस इज एन एंडोक्राइन डिजॉर्डर। ओके, एंडोक्राइन डिजॉर्डर। ठीक है, एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं इसमें से। ठीक है, सो दोस्तों, एंडोक्राइन सिस्टम में तो बहुत सारे ग्लैंड्स रहते हैं। तो फिर ये कौन से ग्लैंड का डिजॉर्डर है? सो दिस इज एन डिजॉर्डर ऑफ आड्रेनल ग्लैंड। ओके, आड्रेनल ग्लैंड। दोस्तों, मैं पहले से भी बोला हूँ, कंटेंट में कोई गड़बड़ी नहीं होगा, लेकिन लैंग्वेज थोड़ा प्रॉब्लम है। ओके, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो ये आड्रेनल ग्लैंड का डिजॉर्डर है। ठीक है, तो हमको जैसे कि पता है, आड्रेनल ग्लैंड्स में दो पार्ट रहते हैं और दो पोर्शन रहते हैं। फर्स्ट वन इज द कोटेक्स एंड द सेकेंड वन इज मेड्यूला। ओके, तो हमको पहले पता करना पड़ेगा कि ये कोटेक्स से कौन कौन सा हार्मोन सिक्रेशन होते हैं और मेडुला से कौन कौन सा हार्मोन सिक्रेशन होते हैं, क्योंकि ये जो कशिंग सिंड्रोम है ये बेसिकली हार्मोन एब्नॉर्मैलिटी के कारण देखने के लिए मिलता है। ओके, तो कोटेक्स से हमारा क्या क्या सिक्रेशन होते हैं? फर्स्ट है हमारा ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। ओके, सेकेंड वन इज मिनरलोकोर्टिकोइड्स, mineralocorticoids. Okay, and the third one is androgen sex hormone. Clear है? Then this is all about the cortex. Then what about medulla? Medulla secretes catecholamine. Okay, catecholamine किसको बोला जाता है? एपिनेफ्रिन and norepinephrine. Okay, norepinephrine together known as catecholamine. एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन दोनों को ही कैटेकोलामाइन बोला जाता है। क्लियर है? तो अभी हम आते हैं अबाउट द डेफिनेशन ऑफ कशिंग सिंड्रोम। क्लियर? तो डेफिनेशन क्या कहता है? डेफिनेशन इज इट इज द endocrine disorder. Okay, endocrine disorder due to the hypersecretion of glucocorticoids. क्लियर है? तो डेफिनेशन समझ में आ गया। हम अभी ये लिख सकते हैं डेफिनेशन में, The Cushing syndrome is the endocrine disorder. Cushing syndrome is a endocrine disorder. Happens or occurs due to the hypersecretion of glucocorticoids. Okay, glucocorticoids हार्मोन का हाइपर सिक्रेशन होने के कारण हमारा जो डिजीज कंडीशन अपीयर होता है उसको कशिंग सिंड्रोम बोला जाता है। क्लियर हो गया? तो अभी यहाँ पे और एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्या ग्लूकोकोर्टिकोइड्स या कोटेक्स से सिक्रेशन होने वाले हार्मोन्स का abnormal सिक्रेशन होने से सिर्फ कशिंग सिंड्रोम होता है या दूसरा भी कुछ डिजीजेस देखने के लिए मिलता है? तो आंसर है बिल्कुल हाँ जी, बहुत सारे डिजीज कंडीशन देखने के लिए मिलते हैं। क्या क्या डिजीज कंडीशन देखने के लिए मिलते हैं? देखिए, हमारा जो कोटेक्स है हमारा ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, मिनरलोकोर्टिकोइड्स एंड एंड्रोजन सेक्स हार्मोन, ये अगर abnormal सिक्रेशन होता है इनका, चाहे वो हाइपो हो और हाइपर सिक्रेशन हो, तो क्या क्या डिजीज कंडीशन देखने के लिए मिल सकते हैं? फर्स्ट वन इज एडिशन्स डिजीज। ओके, एडिशन डिजीज देखने के लिए मिल सकते हैं। दूसरा क्या है? कोन्स डिजीज। ओके, आप लोगों का प्यार मिला तो हम वन बाय वन सारे डिजीज कंडीशन को ऐसे ही रट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ऐसे ही पढ़ लेंगे जैसे ऐसे चुटकियों में निकल जाएगा एग्जाम। ओके, एडिशन्स डिजीज, कोन्स डिजीज, उसके साथ साथ कशिंग सिंड्रोम और कशिंग डिजीज। क्लियर है? सो नाउ और एक एग्जाम्पल सामने आता है, कन्फ्यूजन सामने आता है। क्या है कि कशिंग सिंड्रोम और कशिंग डिजीज, इन दोनों में फ़र्क क्या है? हमको तो समझ में आ गया कि कशिंग सिंड्रोम क्या होता है, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का हाइपर सिक्रेशन होने से कशिंग सिंड्रोम होता है। लेकिन व्हाट अबाउट द कशिंग डिजीज? कशिंग डिजीज किसको बोला जाता है? देखिए, कशिंग सिंड्रोम तो हमारा एंडोक्राइन डिजॉर्डर हो गया। ओके, जो कि एड्रेनल ग्लैंड के कोटेक्स पार्ट से सिक्रेशन होने वाले ग्लूकोकोर्टिकोइड्स
का अगर हाइपर सिक्रेशन होता है तो कोशिंग सिंड्रोम देखने के लिए मिलता है। लेकिन कोशिंग डिजीज इज ए मेटाबॉलिक डिजॉर्डर, ओके, कोशिंग डिजीज इज ए मेटाबॉलिक डिजॉर्डर occurs due to the hypersecretion of cortisol, ठीक है, हाइपर सिक्रेशन ऑफ कोर्टिजोल। मेटाबॉलिक डिजॉर्डर एक है, कौन सा, कोशिंग्स डिजीज, ओके। ये क्यों अराइज होता है, ड्यू टू द हाइपर सिक्रेशन ऑफ कोर्टिजोल। कोर्टिजोल इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स। क्लियर हो गया। अच्छा, ये हो गया हमारा ऑल अबाउट द डिजीजेस अराइजेस ड्यू टू द हाइपर सिक्रेशन ऑफ कोटेक्स हार्मोन, ठीक है। कोटेक्स से सिक्रेशन होने वाले हार्मोन्स का अगर हाइपर सिक्रेशन होता है तो ये सारा डिजीज कंडीशन देखने के लिए मिल सकता है। क्लियर है। देन व्हाट अबाउट द मेडुला, मेडुला से कौन सा डिजीज कंडीशन अराइज होता है, जैसे कि मैंने बताया मेडुला से हमारा क्या सिक्रेशन होता है, काटेकोलामाइन। काटेकोलामाइन किसको बोला जाता है, एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन टुगेदर नोन एज काटेकोलामाइन। क्लियर है। एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन ये दोनों को ही काटेकोलामाइन बोला जाता है। तो ये अगर काटेकोलामाइन का हाइपो और हाइपर सिक्रेशन होता है तो एक कॉमन डिजीज कंडीशन देखने के लिए मिलता है जिसको क्या बोलते हैं, फियोक्रोमोसाइटोमा, ओके, फियोक्रोमोसाइटोमा, ठीक है। फियोक्रोमोसाइटोमा कब देखने के लिए मिलता है, ड्यू टू द abnormal secretion of catecholamine that produces from the medulla of adrenal gland। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा ऑल अबाउट द डेफिनेशन। अच्छा, डेफिनेशन के बाद कोई डिजीज कंडीशन अगर अराइज करता है तो हमें उसका क्या जानना चाहिए, कॉजेस जानना चाहिए, ओके। देन हम देखेंगे एटियोलॉजी और कॉजेस। क्लियर है। बहुत ही कॉमन दो कॉज हैं, एक है हमारा ट्यूमर, विस्तार से मैं बताऊंगा। अच्छा, ट्यूमर कहाँ पे होगा, ब्रेन में होगा। कहाँ पे, ब्रेन में, ओके। अगर ट्यूमर ब्रेन में होता है तो मालिग्नेंसी नेचर के कारण वो किसको अफेक्ट करने लगता है, हाइपोथैलेमस, ओके। हाइपोथैलेमस तो हमारे हार्ट में तो है नहीं, वो तो ब्रेन में है ना, इसलिए अगर ब्रेन में कोई ट्यूमर होता है तो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है हाइपोथैलेमस को, ठीक है। और अगर हाइपोथैलेमस मालिग्नेंसी का शिकार हुआ तो क्या सिक्रेशन करेगा, CRH, ओके, कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। CRH रिलीज होकर किसको अफेक्ट करेगा, पिट्यूटरी, ओके, पिट्यूटरी को अफेक्ट करेगा। और पिट्यूटरी अफेक्ट होने के बाद क्या सिक्रेशन करेगा, ACTH, आड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। क्लियर है। ACTH सिक्रेशन होने के बाद क्या होगा, आड्रेनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, आड्रेनल ग्लैंड स्टिमुलेटेड, ओके, स्टिमुलेटेड। व्हाई, क्यों स्टिमुलेटेड होगा, ड्यू टू द हाइपर सिक्रेशन ऑफ ACTH फ्रॉम द पिट्यूटरी, ओके। और ये पिट्यूटरी से ACTH हाइपर सिक्रेशन होने का कारण क्या है, कॉज क्या है, ये हमारा हाइपोथैलेमस का CRH रिलीज करना। क्लियर हो गया। ट्यूमर होगा ब्रेन में, ब्रेन अफेक्ट करेगा हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस अफेक्ट होने के बाद रिलीज क्या करेगा, CRH रिलीज करेगा। देन CRH विल स्टिमुलेटेड टू पिट्यूटरी, देन पिट्यूटरी सीक्रेट्स ACTH, देन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ACTH अफेक्ट टू एड्रेनल ग्लैंड। अगर एड्रेनल ग्लैंड को अफेक्ट करता है और स्टिमुलेट करता है तो एड्रेनल ग्लैंड क्या रिलीज करेगा, हॉर्मोन्स रिलीज करेगा, ओके, चाहे वो कोटेक्स से रिलीज हो और चाहे मेडुला से। क्लियर है। तो जबकि ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स का हाइपर सिक्रेशन होते ही कोशिंग सिंड्रोम जैसे कंडीशन अराइज करता है, तो इसीलिए ये जो ACTH किसको अफेक्ट कर सकता है, हमारा कोटेक्स को, एड्रेनल ग्लैंड के कोटेक्स पार्ट को ज़्यादा स्टिमुलेट कर सकता है और अफेक्ट कर सकता है। क्लियर है। तो द मेन और कॉमन कॉज इज ट्यूमर, ठीक है। सेकेंड कॉज क्या हो सकता है, देखिए हम अभी आज का जो नौजवान है वो क्या करता है, ज़्यादातर जिम पसंद करता है, जिम जाना, बॉडी बिल्डिंग बनाना, ठीक है, बॉडी को मस्कुलर बनाना, ये पसंद करता है। लेकिन सबके पास पेशेंस नहीं होता, तो जल्दी जल्दी बॉडी को ग्रो करवाने के लिए क्या करते हैं लोग, आजकल स्टेरॉइड का इंजेक्ट करते हैं बॉडी में, ओके। सो सेकेंड कॉज इज एक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेरॉइड, ओके।
अगर स्टेरॉयड का ज़्यादातर इंजेक्शन हम लेते हैं तो क्या होता है, बॉडी हैबिचुएटेड हो जाता है दिन ब दिन, ठीक है। धीरे धीरे बॉडी को हैबिट होने लगता है ज़्यादा स्टेरॉयड यूज करने का। लेकिन दिक्कत तभी आता है जब कोई बंदा स्टेरॉयड लेना बंद कर दे। तब तक क्या हो जाता है, तब तक बॉडी हैबिचुएटेड हो जाता है। और बॉडी जब देखता है, बॉडी का तो हमारा एक हेमोस्टेटिस इफेक्ट होता है ना, वो आप लोगों को पता है। अगर एनाटॉमी आप लोग पहले से पढ़ रखे हैं तो आप लोगों को पता होगा। हेमोस्टेटिस इफेक्ट एक होता है, होमोस्टेटिस, ओके, जो कि जिस चीज़ से बॉडी हैबिचुएटेड हो जाता है वो चीज़ जब सप्लाई होना बंद हो जाता है तो बॉडी वेरियस ऑफ साइन एंड सिम्टम्स शो करने लगता है और बहुत सारा अबनॉर्मलिटी बॉडी में देखने को मिल सकता है, ओके। तो जब कोई एक्सेसिव क्वांटिटी में स्टेरॉयड का इंजेक्ट कर रहा है बॉडी में और सडनली वो स्टेरॉयड को इंजेक्ट करना बंद कर दे, तब क्या हो सकता है, तब बॉडी हैबिचुएटेड होने लगता है और क्या करता है, सिग्नल भेजता है हाइपोथैलेमस को कि भाई मेरे को भूख लगा है, कुछ दे दे, ओके। हाइपोथैलेमस देन क्या रिलीज करता है, CRH। ये वाला प्रोसेस फिर रिपीट होने लगता है, ओके। CRH जाके फिर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा, पिट्यूटरी देन ACTH रिलीज करेगा, ACTH जाके स्टिमुलेट करेगा एड्रेनल ग्लैंड को, देन हाइपर सिक्रेशन होगा ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स का, ओके, और एड्रेनल हार्मोन्स का। क्लियर हो गया। तो एक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेरॉयड एंड ट्यूमर आर द मेन कॉजेस ऑफ कोसिंग सिंड्रोम। क्लियर है। अच्छा, उसके बाद अगर किसी को कोसिंग सिंड्रोम है तो हमको कैसे पता चलेगा, हाउ वी विल नो, तो हमको क्या मालूम पड़ना चाहिए, उसका साइन एंड सिम्टम मालूम होना चाहिए। क्लियर है ना। तो जो कार्डिनल साइन एंड सिम्टम है जो कि एग्जाम में बार बार रिपीटेड होते हैं वो क्या है, फर्स्ट इज मून लाइक फेस, ओके, मून लाइक फेस, ठीक है। जो पेशेंट होता है उसका जो मुंह है ऐसे चांद की जैसे गोल हो जाएगा, ओके। सेकंड क्या है, ट्रंकल ओबेसिटी, ओके, ट्रंकल ओबेसिटी, कमर के पास फैट का डिपॉजिट होने लगेगा, ठीक है। बाकी और क्या होगा, थिनर एक्सट्रीमिटीज, ओके, थिनर एक्सट्रीमिटीज, हाथ पैर सब क्या होंगे, पतला पतला होंगे, लेकिन जो ट्रंक है, जो बेली पोर्शन है, कमर का एरिया है, वो क्या होगा, फैट डिपॉजिट होने के कारण वो एकदम मोटा दिखने लगेगा, ठीक है, ओबेज हो जाएगा वो पोर्शन। उसके बाद और क्या है, एक कॉमन साइन एंड सिम्टम बफालो हम्प, ओके। बफालो मतलब आपको पता है क्या बोलते हैं उसको, भैंसा, ठीक है, मेरे को इतने से अच्छे से याद नहीं। भैंसा का जो पीठ होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ओके। इसीलिए जो कोसिंग सिंड्रोम से अफेक्टेड जो पेशेंट होता है उसका भी बैक पोर्शन कुछ इस तरीके का उभरा हुआ देखने के लिए मिलता है, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, बफालो हम्प। क्लियर है। उसके बाद स्टेरॉयड का क्वांटिटी बढ़ रहा है तो क्या देखने के लिए मिलेगा, हाइपरग्लाइसेमिया, ओके, हाइपरग्लाइसेमिया का कंडीशन देखने के लिए मिल सकता है। अगर हाइपरग्लाइसेमिया का कंडीशन देखने के लिए मिलेगा तो क्या होगा, डिक्रीज वुंड हीलिंग कैपेसिटी, वुंड हीलिंग कैपेसिटी ऑफ बॉडी, ओके, वुंड हीलिंग कैपेसिटी डिक्रीज करेगा। और उसके साथ क्या, अभी मैं बताया, ट्रंकल ओबेसिटी, ट्रंकल ओबेसिटी अगर होगा ओबेज पर्सन में तो क्या देखने के लिए मिलेगा, हाइपरटेंशन, ओके, हाइपरटेंशन देखने के लिए मिल सकता है। उसके साथ साथ क्या देखने के लिए मिलेगा, जब स्टेरॉयड का क्वांटिटी बढ़ेगा तो उसमें वो क्या करेगा, स्टेरॉयड हमारा पैराथॉर्मोन, ओके, पैराथायरॉयड ग्लैंड से सिक्रेशन होने वाला क्या है, पैराथॉर्मोन का भी अबनॉर्मलिटी देखने के लिए मिलता है, ओके। कुछ केसेस में ऐसा नोटिस किया गया है। तो पैराथॉर्मोन का क्या काम होता है कि वो बोन से कैल्शियम को रिलीज करेगा, और जब बोन से कैल्शियम रिलीज हो जाएगा तब क्या होगा, दो कंडीशन मेनली देखने के लिए मिल सकता है। एक है हमारा हाइपर कैल्शियमिया, रिलीज होके कैल्शियम कहाँ जाएगा, वो ब्लड में ऐड हो जाएगा, ओके। तो ब्लड में अगर कैल्शियम ऐड हो गया तो क्या देखने के लिए मिल सकता है, हाइपरग्लाइसेमिया का कंडीशन देखने के लिए मिल सकता है। उसके साथ साथ बोन से कैल्शियम रिलीज हो गया, दैट मीन्स बोन में कैल्शियम डिपोजिशन कम हो गया। जो बोन में कैल्शियम स्टोर होके रहना चाहिए वो कैल्शियम रिलीज हो गया बोन से, तो बोन का क्या होगा, डेंसिटी डिक्रीज करेगा, ओके, बोन्स डेंसिटी डिक्रीज करेगा। उसके साथ साथ और क्या होगा, ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोपोरोसिस और क्या देखने के लिए मिल सकता है, उसके साथ साथ ओस्टियोपोरोसिस होगा तो
जॉइंट पेन वगैरह देखने के लिए मिल सकता है। तो ये सारा साइन एंड सिम्टम हमको कोशिंग सिंड्रोम में देखने के लिए मिल सकता है। क्या क्या? मून लाइक फेस, ट्रंकल ओबेसिटी, थिनर एक्सट्रीमिटीज, बफालो हॉम्प, हाइपरग्लाइसीमिया, डिक्रीज वुंड हीलिंग कैपेसिटी, हाइपरटेंशन, हाइपरकैल्सीमिया, और उसके साथ साथ हमारा ओस्टियोपोरोसिस, जॉइंट पेन, ये सब देखने के लिए मिल सकता है। उसके साथ साथ बोन डेंसिटी भी कम होने लगेगा। क्लियर है? अच्छा, आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। देन देखेंगे हम लोग अबाउट द डायग्नोसिस। अगर कोई पैथोलॉजिकल सर्वे किया जाए वो पेशेंट के ऊपर, तो हमको क्या क्या चीज़ देखने के लिए मिल सकता है और क्या क्या चीज़ हम नोटिस कर सकते हैं। तो क्या होगा? हमारा सोडियम लेवल इंक्रीज होगा। ओके, क्या डिक्रीज होगा? पोटासियम लेवल डिक्रीज होगा। उसके साथ साथ यूरिन आउटपुट इंक्रीज करेगा। ओके, और क्या देखने के लिए मिल सकता है? ACTH, इंक्रीज ACTH, क्योंकि हाइपर सिक्रेशन हो रहा है पिट्यूटरी से, तो ACTH का लेवल भी देखने के लिए मिल सकता है। क्लियर है? तो ये सारा चीज़ अगर डायग्नोस्टिक टेस्ट हम करें तो ये सारा चीज़ हमको देखने के लिए मिल सकता है। क्लियर है? देन वी विल सी द मैनेजमेंट। ओके, अगर एक बंदा सफ़रर होता है तो उसका मैनेजमेंट क्या होना चाहिए? तो जैसे कि आप सबको पता है, फर्स्ट हमारा आता है क्या? मेडिकल मैनेजमेंट और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। क्लियर है? फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में हम लोग क्या दे सकते हैं? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। ओके, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग वी कैंट प्रेस्क्राइब, हम प्रेस्क्राइब नहीं कर सकते। कौन प्रेस्क्राइब करेगा? डॉक्टर। ओके, जो ट्रीटिंग डॉक्टर होंगे वो प्रेस्क्राइब करेंगे, लेकिन हमको ये पता चलना ज़रूरी है। एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ये पता रहना चाहिए। ओके, तो हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दे सकते हैं। उसके साथ साथ जबकि हाइपरग्लाइसेमिया का कंडीशन अराइज हो रहा है तो एंटी हाइपरग्लाइसेमिक और एंटी डायबिटिक दे सकते हैं। क्लियर है? उसके साथ साथ और क्या दे सकते हैं? हम वाइटामिन्स प्रोवाइड करेंगे। क्या प्रोवाइड करेंगे? वाइटामिन्स। क्लियर है? उसके साथ साथ हमारा पेन रिड्यूस करने के लिए मेडिकेशन हम दे सकते हैं। ओके, पेन रिड्यूस के लिए मेडिकेशन दे सकते हैं। क्लियर हो गया? दीज आर ऑल अबाउट द मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ कोशिंग सिंड्रोम। ओके, देन हम देखेंगे अबाउट द सर्जिकल मैनेजमेंट। अच्छा, मेडिकल मैनेजमेंट में हम लोग जो भी मेडिकेशन हम प्रोवाइड किए उसका काम क्या है? वो साइन सिम्टम को डोमिनेट करके रखेगा। ओके, लेकिन डिजीज कंप्लीटली क्योर नहीं होगा। वो कैसे पॉसिबल है? दिस इज ओनली पॉसिबल आफ्टर द सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या क्या होता है? फर्स्ट देखेंगे, जबकि ये एक आड्रेनल ग्लैंड का डिजॉर्डर है। ओके, तो सर्जरी में क्या होने वाला है? आड्रेनालेक्टोमी। ओके, आड्रेनालेक्टोमी, रिमूवल ऑफ आड्रेनल ग्लैंड। अगर आड्रेनल ग्लैंड का रिमूवल हो जाए, दैट मीन्स आड्रेनल ग्लैंड से जो भी स्टेरॉयड हार्मोन सिक्रेशन होते हैं, चाहे वो कैटेकोलामाइन हो, चाहे ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हो, चाहे मिनरलोकोर्टिकोइड्स हो, एंड्रोजन सेक्स हार्मोन हो, जो भी हार्मोन सिक्रेशन होते हैं उनका डेफिशिएंसी देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आड्रेनालेक्टोमी होता है तो पेशेंट को हम क्या देंगे? लाइफ टाइम स्टेरॉयड प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये ज़रूरी है, उसका ये नीड है, क्योंकि जब आड्रेनल ग्लैंड रहेगा नहीं तब हार्मोन कौन सिक्रेशन करेगा? लेकिन बॉडी का तो ज़रूरत है। बॉडी का जब ज़रूरत है तो बाहर से हम लोग ये इंजेक्ट करेंगे। क्लियर है? तो ये याद रखिएगा, ये जो स्टेरॉयड का रेगुलर लाइफ टाइम स्टेरॉयड का ट्रीटमेंट कब ज़रूरत पड़ेगा? जब आड्रेनालेक्टोमी होगा। क्लियर हो गया? उसके साथ साथ एक एक केस में ऐसा देखने के लिए मिलता है, कोई कोई केस में, कि हमारा ब्रेन में ट्यूमर ना होकर पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर हो जाता है, मैलिग्नेंसी होता है पिट्यूटरी ग्लैंड में। ओके, तो पिट्यूटरी में जब मैलिग्नेंसी होता है तो पिट्यूटरी क्या करेगा? ऑटोमेटिकली ACTH सिक्रेशन कर देगा। ठीक है, इसीलिए अगर मैलिग्नेंसी पिट्यूटरी में है तो हम क्या करेंगे? हाइपोफाइसेक्टोमी करेंगे। ओके, हाइपोफाइसेक्टोमी। क्लियर है? हाइपोफाइसेक्टोमी क्यों करेंगे हम? क्योंकि हम पिट्यूटरी को क्या बोलते हैं? हाइपोफाइसिस। ओके, हाइपोफाइसिस बोलते हैं पिट्यूटरी को। इसीलिए हाइपोफाइसिस का जब रिमूवल करेंगे हम लोग उसको क्या बोलेंगे? हाइपोफाइसेक्टोमी। क्लियर हो गया? तो अगर इसमें भी एक कॉम्प्लिकेशन है आफ्टर सर्जरी, पोस्ट सर्जरी क्या होता है? हाइपोफाइसेक्टोमी होने के बाद
कुछ वाटर लाइक फ्लूइड रिलीज होता है, वाटर लाइक फ्लूइड रिलीज होता है। ओके, वाटर लाइक फ्लूइड अगर रिलीज होता है कहाँ से? नोज एंड ईयर, कान से और नाक से पानी जैसा दिखने वाला लिक्विड रिलीज हो सकता है। अगर ऐसा लिक्विड रिलीज हो तो तुरंत ही हमें क्या करना चाहिए? डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए एंड लैब को भेजना चाहिए वो लिक्विड को। क्यों? क्योंकि लैब में अगर डिटेक्ट होता है कि लिक्विड में ग्लूकोज प्रेजेंट है, दैट मीन्स ये लिक्विड क्या है? CSF है। क्या है? CSF है। CSF का मतलब क्या है? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ओके, तो अगर हाइपोफाइसेक्टोमी के बाद, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ओके, हाइपोफाइसेक्टोमी के बाद अगर कान से या नाक से कहीं से भी पानी जैसा लिक्विड या फ्लूइड रिलीज होता हुआ हमको नज़र आए तो हमें तुरंत ही डॉक्टर को इन्फॉर्म कर देना चाहिए और वो फ्लूइड को हम लैब में इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजेंगे। ओके, इन्वेस्टिगेशन में अगर पता चलता है कि वो फ्लूइड में ग्लूकोज प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है? पोस्ट सर्जरी के बाद वो पेशेंट से CSF का रिलीज हो रहा है, जो कि एक बहुत ही फैटेलिटी कंडीशन की तरफ इंडिकेट कर रहा है। ओके, समझ में आ गया? तो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट द कोशिंग सिंड्रोम। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। उसके बाद अगर कोई मिस्टेक हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगा और एक नया और इम्पोर्टेंट क्लास के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।